नमस्कार दोस्तों, हर किसी का सपना होता है सरकारी नौकरी पाने का। तो आज मैं आपको इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं खुद 4 सरकारी नौकरी में फाइनली सेलेक्टेड हूं, जिसमें से 3 नौकरी को मैंने छोड़ दिया है और अब फाइनली इंडियन रेलवेज़ में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी एग्ज़ाम रहता है। अब मैं कर रहा हूँ सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्य। काफ़ी अच्छी नौकरी है और इंडियन रेलवे में सुविधाएँ भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे का जो एग्ज़ाम होते हैं, नॉर्मली जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडियन रेलवे के, इनमें इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है एक तो वो नहीं आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यदि कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें इंडियन रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में नॉर्मली इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू होते थे, काफ़ी सारी पोस्ट में इंटरव्यू होते थे, लेकिन अब किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम के फेज़ जो बढ़ा दिए हैं, CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट ऐसे करके फेरबदल कर दिए हैं। पहले एक टेस्ट होता था, उसके बाद इंटरव्यू, फिर मेडिकल, ऐसे प्रोसेस रहता था, लेकिन अब इंटरव्यू को हटा दिया, उसकी जगह CBT 2 एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम ला के रख दिया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली दोस्तों, इंडियन रेलवे और SSC 2 संस्थाएं हैं हमारे इंडिया में, जो कि सेम ग्रेड पे और सेम उनके ऊपर वैकेंसी निकालती रहती है। तो आज हम ग्रेड पे की बात करेंगे। जैसे SSC है, SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इधर है रेलवे, ये अपना पर्सनली कराती है, और भी हैं DRDO है, वो भी अपना पर्सनल एग्ज़ाम कराते हैं, लेकिन इनमें नॉर्मली वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो SSC में 10th के बेस पर जो आती है वो आती है MTS की पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एक ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं, जिन्हें आप चपरासी भी कह सकते हैं हिंदी में। इसमें ग्रुप डी बोला जाता है, इसमें MTS के नाम से जाना जाता है, इसमें ग्रुप डी के नाम से। 12th वालों के लिए इसमें आरआरबी एनटीपीसी रहती है, जिसमें काफ़ी सारी अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं। अभी ये आरआरबी एनटीपीसी में मर्ज किया है, पहले इसको आरआरबी एनटीपीसी के नाम से नहीं माना जाता था। TC की है या क्लैरिकल पोस्ट है, क्लैरिकल पोस्ट के नाम से जाना जाता था 12th वालों के लिए। और इसमें 12th वालों के लिए जो निकलती हैं वो CHSL निकलती हैं। अब दोस्तों ग्रेजुएशन वालों की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए इसमें CGL रहता है। नॉर्मली मैं सामान्य वैकेंसी की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल रहती हैं और जिनमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और इसमें ग्रेजुएशन के लिए यही आरआरबी एनटीपीसी सेम यही एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो ग्रेड पे होती है वो अलग अलग होती है, आरआरबी एनटीपीसी। तो अब दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है तो आप CGL का फॉर्म भी भर सकते हैं, या SSC CPO का भी भर सकते हैं। CPO की भी वैकेंसी आती है, SI की पोस्ट इसमें रहती हैं। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी भर सकते हैं। यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती, तो ये वाले फॉर्म आप ना भरें, ये वाले रेलवे के फॉर्म भरें। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि ग्रेड पे होता क्या है। चलिए आपको मैं बताता हूँ ग्रेड पे क्या होता है। काफ़ी लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि ग्रेड पे क्या चीज़ होती है। दोस्तों, जो जितनी भी सरकारी नौकरी है हमारे इंडिया में, जितनी भी सरकारी संस्थान है, उसमें एक लेवल बना दिया है, उसी लेवल को ग्रेड पे के नाम से जाना जाता है, या आप उसको लेवल कह लीजिए। ये एक ओहदा होता है, एक पोस्ट होती है। मान लीजिए लेवल 1 है, लेवल 1 इसको हम कहेंगे 1800 ग्रेड पे। ये किसकी होती है? चपरासी की। चपरासी यानी कि ग्रुप डी में जो पियोन होते हैं उनको। इंडियन रेलवे में मान लीजिए या SSC में मान लीजिए, किसी भी संस्था में जो लेवल 1 की पोस्ट होती है वो होती है 1800 ग्रेड पे की। ग्रेड पे बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा ग्रेड पे बढ़ती जाएगी आगे की तरफ, जितनी ज़्यादा लेवल बढ़ती जाएगी, ग्रेड पे बढ़ती जाएगी, उतनी ही पोस्ट अच्छी होती जाएगी, उतनी ही सैलरी बढ़ती जाएगी। तो आप इसे एक तरीके से मान लीजिए, जितनी ज़्यादा ग्रेड पे उतनी ज़्यादा सैलरी और उतनी ज़्यादा सुविधाएँ। तो ग्रेड पे एक सिस्टम बना दिया है हायर सैलरी को नॉमिनेट करने के लिए या डिनोट करने के लिए, कि ये आप इससे समझ जाएं कि ये कौन सी ग्रेड पे का आदमी है, किस ओहदे वाला आदमी है, इस तरीके से। अब इसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 होती है 1900 ग्रेड पे की। इसमें C क्लास के कर्मचारी आते हैं। फिर आती है लेवल 3, जो कि होती है 2000 ग्रेड पे की जॉब, इसमें भी C क्लास के आते हैं। फिर होती है लेवल 4, इसमें आते हैं 2400 ग्रेड पे के। फिर आती है लेवल 5, इसमें आते हैं 2800 ग्रेड पे के।
फिर आती है लेवल 6, इसमें आते हैं 4200 ग्रेड पे के। फिर आती है लेवल 7, इसमें आते हैं 4600 ग्रेड पे के। अब ये देखिए यहाँ पे ये डी क्लास के कर्मचारी थे, ये सी क्लास के कर्मचारी थे, अब ये बी क्लास के कर्मचारी आ गए। यहाँ ग्रेड पे 4600 हो गया और लेवल 7 हो गई, यानी कि अब ये इंस्पेक्टर वाली जितनी भी पोस्ट होती हैं जो अपने नॉर्मली अपने स्टेट में भी मिल जाती हैं, जैसे कोई इंस्पेक्टर होता है तो उसकी 46 से ग्रेड पे होती है और वो बी क्लास का ऑफिसर होता है, ऑफिसर कैटेगरी आने लग गई यहाँ पे। ये ऊपर वाली जितनी भी हैं ये एम्प्लॉयज़ कैटेगरी है और ये बी क्लास है, ये ऑफिसर कैटेगरी। इसके बाद ए क्लास आती है, वो प्रीमियम ऑफिसर कैटेगरी होती है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये लेवल 7 तक मैंने आपको बता दिया। फिर आती है लेवल 8, लेवल 8 में आती है 4800 ग्रेड पे, ये भी बी क्लास के ऑफिसर होते हैं। फिर आती है लेवल 9 जो कि होती है 5400 ग्रेड पे। दोस्तों यदि कोई कर्मचारी इस तरीके से बढ़ के जाता है तो इसमें 5400 वाले में ए और बी दोनों आते हैं। अगर यदि किसी का डायरेक्ट अधिकारी का सिलेक्शन होता है यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन होता है तो वो लेवल 9 ए वाली में जाएंगे, यानी कि ऑफिसर कैटेगरी में जाएंगे। यदि उनका प्रमोशन होकर यहाँ से लेवल 9 में पहुँचते हैं तो वो बी क्लास के ऑफिसर कहलाएंगे। यदि डायरेक्ट सिलेक्शन होता है यूपीएससी के थ्रू तो वो ए क्लास के ऑफिसर कहलाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन की दोस्तों अलग ही बात होती है, अलग ही अहमियत होती है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के आए हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लेवल का या ग्रेड पे का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा ग्रेड पे होगी उतनी ज़्यादा सैलरी होगी और उतनी अच्छी पोस्ट होगी उस व्यक्ति की। तो इंडियन रेलवे में ये कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है। इसके अलावा एसएससी में भी और जितनी सारी सरकारी संस्थान हैं उन सभी में लेवल या ग्रेड पे का एक सिस्टम रहता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं या कौन सी कैटेगरी हमारी होने वाली है, सी क्लास होने वाली है, बी क्लास। अब दोस्तों जैसे लेवल 1 है, इसके लिए नॉर्मली 10th क्लास की रिक्वायरमेंट रहती है, इसके लिए 10th पास होना चाहिए व्यक्ति को। और ये जो लेवल 2, 3, 4 ये रहती है 12th वालों के लिए, लेवल 2, 3, 4। फिर इससे 5, 6, 7, 8 ये रहती है ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो ग्रेजुएट वालों के लिए। तो इससे हर एक लेवल का अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रहता है। तो आप समझ गए होंगे जितनी ज़्यादा आप अच्छी लेवल वाली या अच्छी ग्रेड पे वाली जॉब में सिलेक्शन पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो कोशिश करते रहिए, जितनी आपकी हायर एजुकेशन है, मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो उससे आप जॉब अप्लाई करिए। पोस्ट ग्रेजुएट से यदि कोई जॉब निकलती है तो उससे अप्लाई कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बेनिफिशियल है, उसमें आपके आगे बढ़ने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा अच्छी जॉब रहेगी, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, पोस्ट भी आपकी दमदार रौबदार रहेगी और आपका वहाँ पे एक जुनून, एक जज्बा आपको अच्छा लगेगा। सभी आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप सुपरवाइजर होंगे, एक बी क्लास के ऑफिसर होंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी पोस्ट रहेगी वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो पहले ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी लेवल की जॉब चाहिए अपनी एजुकेशन के हिसाब से। दोस्तों अपने आप को आपको कभी भी ये नहीं आंकना है कि मैं 12th वाली अप्लाई कर दूं या 10th वाली अप्लाई कर दूं। नीची पोस्ट के लिए आप अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। तो आप ऊंची पोस्ट के लिए ही अप्लाई कीजिए, नीचे वाली पोस्ट के लिए अप्लाई मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।